क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, जो कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का है। सवाल को अगर आप देखोगे ना, तो इसने आपको भाषा में थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन आपको होना नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट 10 अधिक में बेचना चाहिए। अब सर ये बोला गया कितना अधिक में बेचना चाहिए, ये नहीं बोला गया कितने में बेचना चाहिए। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसमें सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यार उसने कम में बेचा है, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पर देखो, टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक, मतलब किसी के पास में बहुत पुराना स्टॉक है तो उसको वो जल्दी जल्दी बेचना चाहता है, तो जो भी एक तरीके से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है उससे वो 43% कम में बेच रहा है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और कोई इससे भी 43 कम में बेच रहा है, मतलब 57 में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 3,420 है ये हमारा कितने में है, तो ये हमारा 57% का मान है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमसे बात किया, देखो इससे यहाँ पर कितने कम में बेचा आपने, 43 कम में बेचा है, इसका मतलब आपने 57 में बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि भैया अगर 10% का लाभ कमाना है तो कितना अधिक में बेचोगे। तो मैं यहाँ पर है ना आपको सामने सारी बातें बता देता हूँ। देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। अगर मैं उसे कम में बेच रहा हूँ और वो भी कितने में, तो मेरे भाई 43% कम में, इसका मतलब मैं उसे 57% में बेच रहा हूँ। अब बोला गया अगर हम इसे 10% अधिक में बेचें तो यहाँ पर कितने में बिकेगा, 110 में, ठीक है। अब समझना मेरे भाई बात को, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 57 से ये कितना ज्यादा है, तो 53 ज्यादा है। क्वेश्चन में आपको पता है किसका मान दिया है, क्वेश्चन में आपको 57 की वैल्यू दी है और 53 का मान पूछा है। यानी अगर हम बात करें तो 3,420 जो है ना, ये मेरे भाई उस कीमत की वैल्यू है जिस पर आप बेच रहे थे, यानी 100 में 43 कम करने के बाद में यानी 57 में आप बेच रहे थे। और बोला गया अगर आप इतने में बेचते हो तो कितने अधिक में बेचते हो, यानी 53 अधिक में बेचते हो, यानी आपको इसका मान निकालना है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखो 6 × 7 42 का 2 4 पास में, यानी कुल मिलाकर के ये काटेगा मेरे भाई 60 बार में। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 3 18, 6 × 5 30 और 31, 3180 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो सवालों को समझना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ भी उत्तर दे देंगे और हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरी भारत मेरे भाई तैयारी करता है, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, कारण सिर्फ और सिर्फ उनका अप्रोच होता है। छोटी बहुत गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है पेपर में, नहीं तो बड़े दूर आप सिलेक्शन से अपने हो जाएंगे। इस वीडियो के दौरान जो जो छोटी छोटी बातें बताएंगे आप उसको नोट करते चलिएगा अपने डायरी में भी, और हो सके तो यहाँ पर उसके अपने स्क्रीनशॉट्स भी रखिएगा। तो सवाल नंबर 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 72,000 रुपए की धनराशि पर 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5 वर्षों पर यहाँ जो है वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। इस सवाल ये जो है हमने आपको चक्रवृद्धि तथा साधारण दोनों को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। और इसमें दोनों ब्याजों का मेरे भाई अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, फिर हम ये देखेंगे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, और तब हम उनका अंतर निकालेंगे। कभी भी जब आप साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर रेट इनटू टाइम होता है। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, तो 3 सालों के लिए, और कितने परसेंट से, 5% से। तो यानी रेट इनटू टाइम, यानी 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की मेरे भाई बात करेंगे तो याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है कि अर्धवार्षिक रूप से है, तो बोला गया यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जब भी अर्धवार्षिक रूप से होता है ना, तो रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5% हो जाएगा, और 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। याद रखिएगा रेट को क्या करना होता है, आधा, और समय को करना होता है डबल। जिसको यहाँ पर ये 5% का 3 बार का यहाँ पर नहीं पता है, उसको याद कर लेना चाहिए कि 5% × 3 मेरे भाई ये हमारा होता है 15.7625। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा एक टेबल जो है वो याद करके चलना है। टेबल यहाँ पर किसका मेरे भाई, तो देख लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5% का और 10% का, और कितने कितने वर्षों का, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 3 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा, और 4 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा, वो देखो। 5% के हिसाब से किसी पैसे को 2 साल तक करोगे तो ये 10.25% बनाएगा। 5% के हिसाब से 3 सालों तक करोगे 15.7625 बनाएगा। 5% के हिसाब से 4 सालों तक निवेश करोगे 21.55% का ब्याज बनेगा। 10% के हिसाब से 2 साल करोगे 21 बनेगा। 10% के हिसाब से 3 साल करोगे 33.1 बनेगा। 10% के हिसाब से 4 साल करोगे 46.41 बनेगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे ब्याज है वो हमारे बनने हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में देखेंगे तो 5% के हिसाब से 3 सालों में हमारे इतने ब्याज बनेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर कितने का है, साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना,
तो ये 15% का साधारण, इतने परसेंट का चक्रवृद्धि, अंतर हो गया 0.7625। अगर आप अंतर देखोगे तो 0 पॉइंट कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतर की बात हम करें तो 0.7625% यहाँ पर इतने का हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में 72,000 दिया है। ये 72,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मूलधन है, और मूलधन कभी भी दोस्तों 100% की वैल्यू होती है। मुझे यहाँ पर किसका मान पता करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर इसका मान पता करना है, 0.7625 का मान जो है हमें पता करना है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई बड़े प्यार से आसान से हम इसे बना सकते हैं, और यहाँ नीचे कितने जीरो आएगा, तो 4 जीरो आएगा। 3 ने यहाँ पर 3 जीरो को पूरा का पूरा खत्म कर चुका है। आप यहाँ पर चाहो तो डिजिटल सम का भी कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हो। और कैसे यहाँ पर, तो देखो आप थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अच्छा काट ही लो, बढ़िया रहेगा। 25 से काट लो, 25 से 3 बार में आपका हो जाएगा 75, उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 5 बार में खत्म। 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे एक जीरो मिसिंग है, 5 से काट लीजिए 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 61 बार में। 4 और 2 8 से मेरे भाई 9 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 54, 549 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी हम कोई भी सवाल आपको पढ़ाएंगे तो उसके आगे पीछे का संपूर्ण ज्ञान हम आपको देते चलेंगे कि क्या क्या बातें बन रही थी, कैसे बात बन रहा था। यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा गया था, और डिफरेंस के लिए इस बात को याद रखना है, साधारण ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे। ठीक है, टेबल्स याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बस यही होगा कि बाकी बच्चों की तरह परीक्षा हॉल में बैठकर आप वहां परसेंटेज खेल रहे होंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के इतने पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है। यानी जब भी मैं आपको बोलता हूं यहाँ पर कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन हो जाए तो पांडव मेथड का इस्तेमाल करो। पांडव मेथड हमें क्या बताता है, पांडव मेथड ये कहता है कि एक मार्केट प्राइस था, उसके बाद में ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उसका मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने किसी वॉच को जो है ना देखो सोल्ड किया है इतना ऑफ इट मार्केट प्राइस, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो मेरे भाई 7/8 टाइम्स ऑफ किसके होगा, मार्केट प्राइस के। विक्रय मूल्य हमारा इतना गुना होगा अंकित मूल्य के। तो अगर वो एमपी को हम वहां से हटा करके यहाँ नीचे लेकर के आ जाएं तो हम ये बोलेंगे सर सामान कितने का था, अंकित मूल्य कितना था, तो 8 रुपए, उसे हम बेच कितने में रहे थे, 7 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप किसी वस्तु को 7 रुपए में बेच रहे हैं और उसके बाद में आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये मेरा 7 रुपए क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, 100% के सामान में 25% का प्रॉफिट, यानी ये 125% का मान है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे गुना करना होगा किससे, तो 100 से गुना करना होगा। तो ये बात मेरे भाई आपको यहाँ ध्यान में रख करके चलना था कि सर जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने का मान है, और निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके सीपी से ये कितना परसेंट ज्यादा है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर निकालना है। तो कभी भी कोई भी किसी से कितना परसेंट ज्यादा होता है या कम होता है ना, उसके लिए उनका रेशियो लेते हैं, यानी आप इन दो लोगों का रेशियो ले लो। तो पहले तो यहाँ 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 5 बार में, तो इसका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 8 है, और ये हमारा हो जाएगा 7 × 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। 4 से कटेगा मेरे भाई 2 बार में, तो ये हो जाएगा 10 का वस्तु 7 में। यानी यहाँ पर 7 रुपए को ज्यादा जो है, 7 रुपए के सामान को 10 रुपए बनाया गया है, कितना ज्यादा किया गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है हमने 3 ज्यादा किया है। कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, और 3/7 × 100 हमारा कितना होता है, तो 1/7 14%, तो 3/7 मेरे भाई 42.86, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर ये 14 पॉइंट कितना हो जाता है, तो 14 पॉइंट समथिंग आपका 28 करके आ रहा होता है, कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू लगभग 14% के करीब में, तो 3/7 की वैल्यू 42% के करीब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, रेशियो के माध्यम से चलोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो चौथा नंबर सवाल है आपका अनुपात समानुपात का, यहाँ पर रेशियो का सवाल है ये। और इस सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि सुनो तुम्हारे पास में एक बड़ा हीरे का टुकड़ा है, ठीक है ना, और ये हीरा जो है ना इसकी जो कीमत है इसके वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मानो 1 ग्राम हीरा है तो उसका जो एक तरीके से रेट होगा 1 का स्क्वायर, 2 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा 2 का स्क्वायर, 3 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा वो 3 का स्क्वायर। अगर ये हीरा कुछ पर्टिकुलरली 3 टुकड़ों में टूट जाता है तो व्यक्ति को नुकसान कितने का होगा। मान लीजिए आप अपनी महिला मित्र को एक हीरा दिए, ठीक है, यहाँ पर सीधा बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डायमंड वेरीज स्क्वायर विथ इट वेट, अ डायमंड ऑफ इतना वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द लॉस इन्वॉल्व। आपने अपने महिला मित्र को एक हीरा दिया मेरे भाई यहाँ पर, और वो हीरा यहाँ पर 3, 2, 5 और एक यहाँ पर 6 ग्राम का हीरा था,
ठीक है। बाद में उन्होंने गुस्से में इसको फेंका, क्योंकि यहाँ पर जो है वही हीरा आपने अपने एक्स को भी दिया था और ब्रेकअप होने के बाद में आपने उसे छीन लिया। ठीक है। जब उन्हें ये बात पता चला बहुत बुरा लगा और उन्होंने फेंक के मारा और वो हीरा टूट गया 3 टुकड़ों में। तो ये 6 ग्राम का हीरा किस तरीके से टूटा है, तो 3 ग्राम में, 2 ग्राम में और 1 ग्राम में। अब यहाँ पर आपको नुकसान हुआ कि फायदा, वो देख लो। जब ये 6 ग्राम का हीरा था ना, तो जो कीमत थी ना वो 6 की स्क्वायर यानी 36 रुपए की थी। लेकिन अब इसकी अलग अलग टुकड़ों की कीमत लगेगी। ये 3 का स्क्वायर 9 रुपए का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 रुपए का हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 रुपए का हो जाएगा, यानी 14 रुपए का कुल मिलाकर के हो जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से आपको 36 रुपए का सामान मेरे भाई 14 रुपए का हो गया है, तो ये आपका नुकसान हुआ है। और वो भी कितने का हुआ है, तो 22 रुपए का आपका लॉस हो चुका है। 22 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका लॉस हो चुका है। समझ रहे हैं। 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का इतना। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर इतने का जो है वो क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है। अगर हम बात करें तो बोला गया सर ये जो 6084 है ना, ये ओरिजिनल की कीमत है, मतलब ये कितने की वैल्यू है, तो ये 36 की वैल्यू है। और हमें जो निकालना है वो लॉस हुआ है हमारा, यानी 22 का मान हमें निकालना है। अगर हम यहीं पर देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 9 से काटो 4 बार में, 9 से मेरे भाई 6 बार में 54 है, उसके बाद में यहाँ 9 से 7 बार में 63 है और उसके बाद में फिर 9 से यहाँ पर इतनी बार में है। अगर आप 4 से और काटना चाहते हो तो 4 से आप काटो 1 बार में। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 27, 4 का 6 गुना 24 और उसके बाद में जो है 4 का 9 गुना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई, चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखोगे तो 22 का 9 गुना कितना होता है, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर जो है आपका 198 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 का मेरे भाई इतना 19 पास में। 22 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 132, 132, 142, 142, 151 का इतना। ठीक है। 18 मेरे भाई यहाँ पर आपका 15 पास में। 22 से कम 22 और 10 मतलब 32 और 5 37, यहाँ पर 3718 करीब में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिजिटल सम का भी जो सहारा है वो ले सकते थे और बड़ी आसानी से इस सवाल को हम बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने कैलकुलेशन पर विश्वास किया और हम डायरेक्ट उसके साथ में गए। मैं अभी आपको शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा भाई, देखो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डिजिटल सम नहीं जानते होंगे, उनको दिक्कत आ जाती। तो आसान भाषा में हमने यहाँ पर रखा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा उसमें ये सवाल जरूर आता है। ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग मेरे भाई, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट भी देते रहिएगा कि कैसे लग रही है आप लोग को ये क्लासेस। ठीक है। अब आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 16% के डिस्काउंट के साथ में पेशकश किया जाता है और 5% का लाभ होता है, लागत मूल्य क्या होगा। मैंने हमेशा एक बात बताया कि सुनो, जब भी यहाँ पर सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन निकालना हो ना, मेरा दिया गया फॉर्मूला मेरे भाई हमेशा याद रखना, वो कभी भी फेल नहीं होगा। फॉर्मूले में हमने हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है कि याद रखिए मेरे भाई, एमपी अपॉन में सीपी क्या होता है, तो एमपी अपॉन में सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो एमपी हमारा कितना है, तो बोला गया सर देखो एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है, तो 1000 रुपए है। और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, हालांकि देखो यहाँ पर इंग्लिश में ये गलत दिया है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। ठीक है। ये सोल्ड नहीं होना चाहिए, मार्क फॉर रुपीज इतना होगा यहाँ पे। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले यहाँ पे। ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से हुआ। उसके बाद में प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, तो बोला गया सर प्रॉफिट हमें 5 का हुआ। तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट जोड़ते हैं तो प्रॉफिट है तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 हो जाएगा। और डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट 16% का निकाल दीजिए, 100 में 16 निकाल दीजिए तो ये आपका 84 हो जाएगा। 21 से काटेंगे तो 5 बार में और 21 से काटेंगे मेरे भाई तो 4 बार में, याद रखिएगा। 5 से अगर आप काटते हैं तो भैया हमारा 200 बार में कटेगा और यहाँ पर 4 इंटू 200 हमारा 800 रुपये हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो क्रय मूल्य के। हमेशा हमने आप लोगों को जो है सीधी सीधी बात बता रखी है कि जब सवाल सीधा पूछा जाए तो उत्तर भी सीधा रखना है, अपने आप को घुमाना नहीं है, अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे आप लोग। जो फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूले में हमेशा 4 चीजों में से 3 चीज दे दी जाती है, चौथे का मान पूछा जाता है, तो ये आपको काम में आएगा अगर आप इसे याद करेंगे तब। ठीक है। अब चूंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ये बात कि एडवांस मैथ आप लोगों का नहीं पूछा जाता है, अरिथमेटिक से सवाल आपके ज़्यादा आते हैं, तो अरिथमेटिक में फिर हर एक भाग के सवाल को दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से उसके इंस्टॉलमेंट भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर में ही है। जरा सवाल को देखिए, इसमें सीधा सीधा बोला गया कि एक राशि उधार ली गई थी और 980 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिससे या जिसमें 4% ब्याज जो है लिया गया। उधार ली गई राशि हमारा क्या था, अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। और इसे कैसे बनाते हैं, तो अगर हम बात करें तो रेट हमारा जो होगा वो मेरे भाई 4% होगा, जिसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये 1/25 के करीब में आएगा।
यानी यहाँ पर जो है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे 25 और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए एक एक पावर लिखना होता है, दूसरे के लिए इसका स्क्वायर यानी 625 यहाँ लिखते हैं और इसका स्क्वायर यानी 676 मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। दो ही इंस्टॉलमेंट दी है मेरे भाई। याद रखिए दाहिने साइड वाली जो है ना वस्तु, इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तीसरा होता तो 25 के क्यूब से 26 के क्यूब का लिखते हैं, ठीक है ना। ये इंस्टॉलमेंट होता है तो इसे बराबर करो। तो यहाँ पर मेरे भाई 676 है तो इसे भी 26 से गुना करो ताकि 676 बने, और यहाँ भी 26 से गुना करो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, दोनों को जरा जोड़ना 1275 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 676 का डबल मेरे भाई, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, और ये हमारा कुल मिलाकर के 1352 हो जाएगा। यहाँ पर हर एक डेटा का अपना एक महत्व है। ये वो पैसा होता है जो आप उधार पर लेते हो, यानी आप इसे प्रिंसिपल कह सकते हो। ये वो पैसा है जो आप पैसा देते हो, यानी आप इसे अमाउंट कह सकते हो। ये वो पैसा है जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हैं तो इसे आई कह सकते हैं, और इनके बीच का जो गैप है उसे आप सी आई कह सकते हैं। 1, 2, 3 और 4, इन 4 डेटा में से किसी भी 3 का मान देकर के मेरे भाई एग्जामिनर आपसे 1 का मान पूछ लेता है। तो आपको गलती नहीं करना है। हम तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं कि कल के दिन भविष्य में कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा और कोई भी डेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर देंगे। अब सवाल में देखिए दिया क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला कि इंस्टॉलमेंट की कीमत 980 है, तो जो पैसा तुमने उधार लिया था वो कितना था। यानी यहाँ पर ये जो है ना, ये जो मेरे भाई 980 है, ये हमारी लगभग कितने का मान है, इंस्टॉलमेंट का मतलब 676 का मान है, और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो कितने की, तो जो पैसा हमने उधार लिया था मतलब यहाँ पर 1275 का मान जो है वो पता करना है। जब आप मेरे भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 1848 के करीब में आपका जो है ये आंसर आएगा, और 1848 के करीब में आंसर आएगा तो आप यहाँ पर नियरेस्ट में जा सकते हो और 1850 को मेरे भाई यहाँ पर टिक कर सकते हो। हल्का सवाल था, आसान सवाल था, थोड़ा ध्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया इस 7 नंबर सवाल में। बहुत ही प्यारा और औसत का ये सवाल है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना सीधी सीधी बात बोली गई है। कि बात ऐसी है सर, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मत पढ़िए सवाल को, मेरी बात पर विश्वास रखिए। एक कमरे में 10 लोग हैं और हर किसी का जो औसत है वो यहाँ पर 20 के बराबर में है। जैसे एक व्यक्ति कमरा छोड़ करके जाता है तो सभी लोगों का औसत 21 हो जाता है, ठीक है। और जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर में वापस आ जाता है, एक छोड़ करके चला गया तो अब 9 लोग हो गए, 9 लोगों का औसत कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 21 हो गया। अब जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर आता है, उसके बाद में सभी लोगों का जो औसत है वो 20.6 हो जाता है, 21 से यहाँ पर इतना कम होकर के आ जाता है। तो जो छोड़कर गया है और जो आया है उन लोगों का औसत बताओ। तो मैं तो सीधी सीधी बात बोलूंगा भाई, देखो यहाँ पर इस सवाल को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। जो व्यक्ति छोड़ करके गया था तो यहाँ पर क्या करोगे, तो छोड़ कर गया था तो उसका सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ निकाल सकते हो कि सर कमरे में 10 लोग थे और हर किसी का औसत यहाँ पर 20 था, तो टोटल वैल्यू कितनी थी, तो बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10, ये टोटल था। अब कमरे में सभी लोगों का औसत हमारा 21 है और लोग कितने हैं, तो 9 है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 200 में से यहाँ पर जो है अगर आप घटा दोगे मेरे भाई 189 को, तो बोलोगे सर ये 200 है और यहाँ पर ये 189 है, घटा देंगे तो जो छोड़ कर गया है उसकी वजन कितनी है, तो 11 है। जो छोड़कर गया उसकी वजन कितनी है, 11 है। इसको आसान भाषा में बिना कलम उठाए भी हल कर सकते थे। आप ये बोल सकते थे सर उसके जाने की वजह से सभी लोगों की वैल्यू बढ़ गई, सभी लोग 20 से 21 हो गए, सभी लोगों में 1 का इजाफा हुआ है। तो अगर एक व्यक्ति में 1 का इजाफा हुआ है तो इस कमरे में 9 लोग हैं तो यानी 9 का इजाफा हुआ होगा। तो उसको 20 लेकर के जाना था, 9 छोड़ करके चला गया, मतलब वो 20 की जगह 20 में से 9 कम यानी 11 लेकर के गया है। आप ऐसे बोल सकते थे। ये बेसिक तरीका था मेरे भाई, और आप यहाँ पर डेविएशन के माध्यम से बता देते। हर किसी को 1-1 रुपए वो दे करके चला गया, बहुत दानी इंसान था, यानी उसने 9 रुपए बांट दिए, तो अपने 20 रुपए में से 9 रुपए बांट दिए हैं, इसका मतलब वो 11 ही तो लेकर के कमरे से गया है। तो आप यहाँ पर वैसे भी बोल सकते थे कि 11 होगा। अब उसके बाद में मान लेते हैं कि इस कमरे में मेरे भाई 9 लोग हैं, एक व्यक्ति आता है और उसके आने की वजह से हमारा जो औसत है वो 21 था और वो हमारा हो जाता है 20.6। यानी जब वो आया ना तो उसने हर किसी की जेब काट ली, उसने हर किसी के पैसे ले लिए, ठीक है। यानी जो नया वाला व्यक्ति आया, तो एक फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ जब भी कोई भी व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है उसके लिए इंक्लूजन का है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज या फिर यहाँ डिक्रीज इनटू मेरे भाई फाइनल मेंबर। तो जो भी यहाँ पर जो है नया व्यक्ति आया है, पहले लोगों का औसत कितना था, तो पहले लोगों का मेरे भाई औसत हमारा 21 था, उसके आने के चलते 21 से हम 20.6 पर आ गए, कमी कितने की हुई 0.4 की, और कितने लोगों पर हुई है,
फाइनल मेंबर यहाँ पर, एफएम का मतलब फाइनल मेंबर। अब कितने लोग हैं उस कमरे में, तो 9 थे, एक आ गया, मतलब 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ये मेरे भाई 4 हो जाएगा, 21 में से 4 घटा दो तो मेरे भाई 17 हो जाएगा। तो जो गया था वो इतना, जो आया है वो इतना। इन दो लोगों का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, दो लोगों का औसत निकालना है तो मेरे भाई दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल, ध्यान रखना है औसत भी है ना, डेविएशंस का खेल है। मैं बहुत बेसिक में नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, लेकिन हम इतना भी नहीं उड़ाना चाहते हैं कि आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े और चीजें आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लियर ही ना हो। एक बार क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, पढ़िए जरा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, प्रतिशत के इलेक्शन का ये सवाल है। कहा जाता है इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% जो लोग हैं मेरे भाई वो अपना वोट देने जाते हैं, जिसमें से 15% लोगों का वोट अमान्य घोषित हो जाता है। जीता नाम की एक लड़की है जिसको मान्य वोटों का 60% यहाँ पर मिलता है, और उसके कारण वो जो है 91,800 वोट उसको प्राप्त होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे कितने थे, ठीक है। मैंने हमेशा एक बात कहा कि इलेक्शन में दो ही तरह के सवाल बनते हैं। जो व्यक्ति जीत रहा होता है ना, उसको ये देख लो कि इसको जो वोट मिला है वो टोटल का मिला है या वैलिड का मिला है। अगर वैलिड का मिले तो मेरे भाई वहां पर सीधा सीधा सीरीज मेथड लगाना और अपने आंसर को प्राप्त करना। यहाँ पर जो जीता नाम की लड़की है ना, उसको जो वोट मिले हैं, आप यहाँ पर गौर फरमाइए, तो जीता ने जो वोट लिया है वो यहाँ पर वैलिड वोट का लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम सीधा सीधा सीरीज लगाएंगे। हम ये बात बोलेंगे, सर देखिए पूरे वोटों को मानते हैं, पूरे वोट हमारे कितने थे, एक्स थे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसके बाद यहां पर बोलेंगे 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑन द वोट, ठीक है, कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। कितने परसेंट लोगों ने मेरे भाई यहां पर वोट दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया। ये मेरे भाई एक्स था, इसका 90% लोग हमारा वोट देंगे, तो एक्स इंटू 90/100। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, 15% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया अगर मान लीजिए 100 वोट है, इसमें से 15 निकाल दो, यानी 85 वोट उन लोगों ने दिया है। तो पहले मैंने इसमें से जो लोगों ने वोट नहीं दिया उसको निकाल दिया, तो ये हमारा आ गया उन लोगों की संख्या जो वोट दिए थे। उसके बाद में से इनवैलिड निकाल दिया, तो अब मेरे भाई उन लोगों का संख्या आ गया जो वैलिड वोट है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये सारा का सारा वैलिड है। और इस वैलिड वोट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पर इस वैलिड वोट का अगर देखोगे तो 60% जीता को मिला है। ये वैलिड को वोट का मेरे भाई 60% जो है वो किससे मिला है, तो जीता को मिला है। और ये बराबर होगा किसके, तो 91800 के। तो यहां पर एक्स का मान निकालना है, बहुत ही सरल एक्स का मान निकालना, दिक्कत की बात ही नहीं है। एक जीरो और एक जीरो ने मेरे भाई दोनों जीरो को यहाँ पर खत्म कर रखा है। अगर आप 6 से देखोगे मेरे भाई, तो 6 से आपका जो है 15 छक 90, 153 बार में जाएगा। अगर आप 9 से यहाँ पर काटोगे, ठीक है, तो 9 से काटोगे तो एक बार में आपका ये चला गया, और उसके बाद में 7 बार में। 17 से काटो तो ये 5 बार में, और 5 से काटो तो मेरे भाई 20 बार में। 20 के साथ में देखो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 हो गया है, और यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझिए बातों को लेकर के। ऐसे ही मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी बातें सीखनी है, और ऐसे ही सारी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने जो है रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो हर क्लास के बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमें आपका बैच लेना है, तो आपका कौन सा बैच बेस्ट रहेगा। देखिए भारत में दो तरह के मेरे भाई बैच चलते हैं मेरे। एक रिकॉर्डेड बैच है मेरा, जिसके अंदर में हमने सारा कंटेंट पढ़ा रखा है, जैसे आप लोगों के लिए अभी हम स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वैसे ही हमने इसके अंदर में भी सारी रिकॉर्डिंग करके और बहुत ही प्रीमियम एक बैच बनाया आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में कंप्लीट अरिथमेटिक है, कंप्लीट एडवांस है। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उसके चैप्टर का टेस्ट है, जो टॉपिक आप चाहते हैं उसका क्लास नोट्स मिलेगा आपको, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, उसकी शीट मिलेगी आपको, और साथ में वो जो टॉपिक होगा उसके कम से कम 15 से 20 लेक्चर होंगे जो भारत के लगभग हर परीक्षा को कवर कर रहे होंगे। साथ में अगर आप इस बैच को मेरे भाई लेते तो इसकी फीस मात्र 699 है, और जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम है यार, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होगी इसकी वैलिडिटी, मैं आपको इस बात का दावा करता हूं। और आप ये ले सकते हैं हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं, और कहीं कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। अगर हम आपको एक छोटी सी बात बताएं मेरे भाई, कभी भी अगर आपका सिलेबस में कोई पैटर्न में बदलाव होता है, कोई नया चैप्टर ऐड किया जाता है, कुछ भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर में उस टॉपिक को। आपको 1 रुपया अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि दो चीजें हो मेरे भाई, एक हमारी फॉर्मूला बुक और एक हमारा ये रिकॉर्डेड बैच भारत के हर बच्चे के पास में हो, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव के कारण मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन से वंचित ना हो पाए। ठीक है, उसको जो पढ़ना चाहता है ना वो टॉपिक उसको उसके अंदर में बहुत ही प्यार तरीके से मिले, सारी बातों को वो सीखे, सारी बातों को वो जाने और अपने जीवन में आगे। ठीक है।
बाकी आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर, और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या बोला गया है। 9 नंबर सवाल जो हमने आपके लिए लिया है वो मेरे भाई यहाँ पर टाइम एंड वर्क का है। इस सवाल में क्या बोला गया है ज़रा देखिए। तो कहा गया कि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/2 भाग जो है वो 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर अगर वो साथ में 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद में ये छोड़ देता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हमेशा ऐसा होता है कि एक तरीके से लोगों के द्वारा काम किया जाता है, फिर कोई छोड़ता है, फिर काम किया जाता है, फिर छोड़ता है। तो इसे हम कैसे टैकल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ए के दिनों की संख्या की बात करते हैं। आप यहाँ देखो, 2 भाग को करने में मेरे भाई यहाँ 10 दिन लगा है, यानी अपने आप का 5 गुना, तो पूरा 5 भाग करने में अपने आप का 5 गुना यानी कितना दिन लगेगा? तो 25 दिन लगेगा। 2 काम करने में 10 दिन, 5 काम करने में 25 दिन, यानी ए अगर पूरा काम करे तो 25 दिन लगेगा। ठीक है, आधा काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में 20 दिन, यानी बी अगर पूरा का पूरा काम करेगा तो मेरे भाई 20 दिन लगेगा। मिलकर के इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 100 आता है। 25 का 4 गुना, 20 का मेरे भाई 5 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क। मिलकर के इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया। मेरे भाई एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? एक दिन में दोनों मिलकर के 9 यहाँ पर खिलौने बनाते हैं। 5 दिनों में 9 बचे 45 खिलौने बनाएंगे। तो 100 में से 45 निकाल दो, 55 खिलौने बच गए। और ये 55 को अब अकेला कौन बनाएगा? तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी इसको यहाँ पर बी ने बनाया है। तो ये काम करने में बी को समय कितना लगा होगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्क है और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है? 5, यानी 11 दिनों में जो है ये मेरे भाई यहाँ पर बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 5 टाइम। ये कंसेप्ट ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन है और इसमें भी पूछा जाता है सवाल बच्चों से, लेकिन वो गलत कर बैठते हैं। आपको गलती नहीं करना है। बोला गया कि यार साधारण ब्याज पर तुम कोई पैसा निवेश करते हो ना, तो वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कितने? 7 सालों में। तो कितने समय में वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा? गलती नहीं करना। देखो, मानो पी नाम का पैसा है आपके पास में यहाँ पर, और ये अपने आप का डबल हो रहा है, तो यानी ये कितना हो रहा है? तो 2p हो रहा है भाई लोग। ठीक है, और कितने साल लग रहे हैं? तो इससे 7 साल लग रहे हैं। ठीक है ना, समझना। अब यही पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा? तो 5 गुना, यानी ये हो जाएगा 5p। कितने समय में? मैं कहता हूं कि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम होती है, कभी ऊपर नीचे नहीं होती, कभी नहीं बदलती है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये पैसा था और इतना बन गया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? तो p रुपए का। ये पैसा था, इतना बन गया मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस कितने का? 4p का। p कमाने के लिए 7 साल लग गए हैं, तो यहाँ पर उसका 4 गुना यानी 4p कमाने के लिए कितना लगेगा? तो 28 साल लगेगा। ध्यान रखना, बच्चे काफी गलती कर बैठते हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। 1 रुपए कमाने में 7 साल, तो 4 रुपए कमाने में 28 साल। ठीक है, आइए चलिए साथ में जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के माध्यम से, तो रिकॉर्डेड बैच का हमने आपको बता ही रखा है, आप उससे कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं। 699 की इकलौती फीस में पूरा अरिथमेटिक और एडवांस किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। और साथ में जो हमारा नया बैच आया है, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसकी फीस 999 है, और ये आप हमारे मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप ले सकते हैं सर। उसके साथ में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है ना, हमें यहाँ संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, फोन करेंगे, पूरी सहायता दी जाएगी। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है हम आपको आप लोगों के मेरे भाई टेलीग्राम पर दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम है आदित्य रंजन सर, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर। ये नीचे वाला भी नहीं है मेरे भाई, इसके ऊपर में फोकस आप लोग मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक टेलीग्राम है अभी यहाँ पर, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर। और सर ये टेलीग्राम में आप जाइएगा, जितनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की यहाँ पर मैं आपको सामने टेलीग्राम खोल के भी दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ एक नहीं, मैथ्स में इतना अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा, और साथ में साथ और भी परीक्षाओं में काफी अनलिमिटेड कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, काफी सारी रेलवे गणित की किताब के कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही ये भारत का नंबर 1 टेलीग्राम मेरे भाई नहीं बना है, पिछले कुछ समय के अंदर में यहाँ पर इसने लोगों के अंदर में काफी ज्यादा प्यार जगाया है, और उतने प्यार के बाद में मेरे भाई जो है आज के समय ये भारत में नंबर 1 टेलीग्राम अपने आप में बन चुका है। अभी खुल नहीं रहा है, शायद हो सकता है बोर्ड जो है वो लैक हो गया हो, कोई बात नहीं। तो आपको सर्च करना है मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर, उसके अंदर में काफी सारा कंटेंट जो है हमने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप वहां से मेरे भाई लेकर के पढ़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और बाकी हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि सर बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से जो है अपने सिलेक्शन के बारे में पूरा फोकस करिए। ये हमारा टेलीग्राम है, 11,49,000 से ऊपर लोग हैं, और आप लोग जब तक जुड़ेंगे तो ये 50,000 पार कर चुका होगा बड़ी आसानी के साथ। तो बढ़िया से आगे बढ़िए। इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी हमारा लिंक दिया गया, आप हमारे व्हाट्सअप के साथ में जुड़ सकते हैं और क्विज के साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो जरूर बता देना। ठीक है, आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद भाई, थैंक यू।